गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप सबका एग्ज़ाम ख़त्म हो चुका है हाफ ईयरली, और अब हो सकता है कि कुछ दिनों में आपका विद्यालय भी ओपन हो जाए और फिर आप पुरानी स्थिति में पहले जैसी आप पढ़ाई कर सकें। लेकिन जब तक ऐसी स्थिति नहीं आ रही है, विद्यालय नहीं खुल रहे हैं, तब तक हम इसी माध्यम से वीडियो, व्हाट्सएप और गूगल मीट के माध्यम से हम अपनी क्लासेस जारी रखेंगे और आपका कोर्स जो सिलेबस है, जो कोर्स है, वो अनवरत बढ़ता रहेगा एक के बाद एक। तो हाफ ईयरली के बाद जो पहला चैप्टर है हाफ ईयरली के कोर्स के बाद का, मैं काव्य का शुरू कर रहा हूँ। और काव्य का जो चैप्टर मैं शुरू करने जा रहा हूँ उसका नाम है घर की याद। घर की याद भवानी प्रसाद मिश्र द्वारा रचित एक भावपूर्ण कविता है, क्योंकि हम सब का जो मन है वो घर में कहीं ना कहीं संतुष्टि पाता है, घर में ही संतुष्टि पाता है। हम कितना भी घर के बाहर रह लें, कितनी भी सुख सुविधाओं के बीच रह लें, जब हम अपनों के बीच आते हैं, अपने घर में आते हैं, तो जो संतुष्टि, जो अनुभूति होती है वह दुनिया के किसी भी सुख सुविधा में नहीं है। तो इस प्रस्तुत कविता में कवि जेल की यात्रा करता है। शुरू में स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन में भाग लेता है, उसे जेल की सजा होती है। जेल की यातनाओं और पीड़ाओं के बीच उसे घर की बड़ी शिद्दत से याद आती है। अब इस घर की याद को कवि ने कैसे पिरोया है, किन भावनाओं को इसमें पिरोकर हमारे सामने प्रस्तुत किया है कि आज वो हमारे लिए बहुत ही प्रासंगिक हैं, बहुत ही भावपूर्ण हैं, समझने योग्य हैं। इसीलिए कवि की ये जो कविता है, आज भी जो घर के बाहर रहते हैं उनकी भावनाओं की अभिव्यक्ति करता है। जो अपनों से दूर रहते हैं उनकी भावनाओं की अभिव्यक्ति करता है। तो सबसे पहले इस कविता का जो कविता के रचयिता हैं श्री भवानी प्रसाद मिश्र, उनका संक्षिप्त परिचय दूंगा, साहित्यिक परिचय और उनका जीवन परिचय, फिर कविता की संक्षिप्त कहानी और फिर उसके बाद व्याख्या और प्रश्नोत्तर। तो सबसे पहले कवि परिचय की बात हो जाए, भवानी प्रसाद मिश्र का जीवन परिचय और इनका जो साहित्यिक परिचय है। भवानी प्रसाद मिश्र का जन्म 1913 में 1913 में मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के टिगरिया गांव में हुआ था। इन्होंने जबलपुर से उच्च शिक्षा प्राप्त की। इनका हिंदी, अंग्रेजी एवं संस्कृत भाषाओं पर समान अधिकार था। हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत, ये बहुत कम विरले लोग ऐसे होते हैं, क्योंकि अंग्रेजी और हिंदी एक दूसरे की विरोधाभासी मानी जाती हैं और संस्कृत दुनिया की सबसे कठिन भाषा मानी जाती है। तो दुनिया की सबसे कठिन भाषा
संस्कृत के साथ अंग्रेजी और हिंदी दोनों पर समान अधिकार प्राप्त करना सामान्य इंसान के वश की बात नहीं। तो इनका तीनों भाषाओं पर समान अधिकार था। इन्होंने शिक्षक के रूप में शुरुआत में कार्य किया, फिर वे कल्पना पत्रिका, आकाशवाणी व गांधी जी की कई संस्थाओं से जुड़े। इनकी कविताओं में सतपुड़ा के आंचल, मालवा आदि क्षेत्रों का प्राकृतिक वैभव मिलता है। इन्हें साहित्य अकादमी, मध्य प्रदेश शासन का शिखर सम्मान, दिल्ली प्रशासन का गालिब पुरस्कार आदि सम्मानों से सम्मानित किया गया है। इनकी साहित्य व समाज सेवा के मद्देनजर भारत सरकार ने इन्हें पद्मश्री से भी अलंकृत किया है। इनका देहावसान 1985 में हुआ। जो इनकी मूल रूप से रचनाएं हैं उनमें मुख्य रूप से सतपुड़ा के जंगल, सन्नाटा, गीत फरोश, चकित है दुख, बुनी हुई रस्सी, खुशबू के शिलालेख, अनाम तुम आते हो, इर्द न मम आदि। ये संस्कृत की है। इदम न मम इत्यादि इनकी मुख्य रूप से साहित्यिक रचनाएं हैं। गीत फरोश इनका पहला काव्य संकलन है। गांधी पंचशती की कविताओं में कवि ने गांधी जी को श्रद्धांजलि अर्पित की है। जो इनकी काव्यगत विशेषताएं हैं, जैसे साहित्यिक परिचय, इनका सहज लेखन और सहज अभिव्यक्ति का दूसरा नाम है भवानी प्रसाद मिश्र। ये कविता, साहित्य और राष्ट्रीय आंदोलन के प्रमुख कवियों में से एक हैं। गांधीवाद में इनका अखंड विश्वास है। इन्होंने गांधी वाङ्मय के हिंदी खंडों का संपादन कर कविता अर्थात साहित्य और गांधी जी के बीच पुल का काम किया है, सेतु का काम किया है। इनकी कविताओं में हिंदी की सहज लय दृष्टिगोचर होता है। इस सहजता का संबंध गांधी जी के चरखे की लय से भी जुड़ जाता है। इसलिए इन्हें कविता का गांधी भी कहा गया है। ये इनका उपनाम है, कविता का गांधी। इनकी कविताओं में बोलचाल के गद्यात्मक से लगने वाले वाक्य विन्यास को कविता में बदल देने की अद्भुत क्षमता है। इसी कारण इनकी कविता सहज और लोक अर्थात जनमानस के बेहद करीब है। अब आते हैं इस कविता की संक्षिप्त कहानी पर। इस कविता में घर के मर्म का उद्घाटन कवि ने किया है। कवि को जेल प्रवास के दौरान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी होने के कारण इनको जेल की सजा हुई और उस जेल प्रवास के दौरान घर से विस्थापन की पीड़ा, मतलब घर से दूर रहने की जो अनुभूति है दुख की, वो बहुत सालती है, बहुत कष्ट देती है। कवि के स्मृति संसार में उसके परिजन एक एक कर शामिल होते हैं। बहन, भाई, माता, पिता, उनके घर में जो भी अपने लोग हैं, इस कविता के अंतर्गत एक एक करके सारे चरित्र, सारे पात्र आते हैं और घर की अवधारणा की सार्थक और मार्मिक याद कविता की केंद्रीय संवेदना है, मूल भाव है। सावन के बादलों को देखकर कवि को घर की याद आ रही है। वह घर के सभी सदस्यों को एक एक करके याद करता है।
उसे अपने भाइयों एवं बहनों की याद आती है। उसकी बहन भी मायके से आई होगी। कवि को अपनी अनपढ़ पुत्र के दुख से व्याकुल परंतु स्नेहमयी माँ की याद आती है। वह पत्र भी नहीं लिख सकती उसकी माँ। कवि को अपने जब पिता की याद आती है जो बुढ़ापे से बहुत दूर हैं। वे दौड़ सकते हैं, खिलखिलाते हैं। वो मौत या शेर से भी नहीं डरते। उनकी वाणी में जोश है। आज वे गीता का पाठ करके और अपनी नियमित दिनचर्या को, एक्सरसाइज को खत्म करके जब नीचे आए होंगे तो अपने 5वें बेटे को न पाकर रो पड़े होंगे। माँ ने उन्हें समझाया होगा। कवि सावन से निवेदन करता है कि हे सावन, तुम खूब बरसो, किंतु मेरे माता पिता को मेरे लिए दुखी मत होने देना। उन्हें मेरा संदेश देना कि मैं जेल में खुश हूँ, मुझे खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं है, मैं स्वस्थ हूँ। उन्हें मेरी सच्चाई मत बताना। यहाँ मैं जो पीड़ा, जो दुख, जो यातना भोग रहा हूँ उसकी उन्हें जरा भी खबर मत होने देना। हे सावन, तुम मेरा संदेश उन्हें देकर धैर्य बंधाना। इस प्रकार कवि ने घर की अवधारणा का बेहद मार्मिक और हृदय स्पर्शी चित्र इस कविता घर की याद के माध्यम से हम लोगों के समक्ष प्रस्तुत किया है।